बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। My dear students, I am here Dr. Muhammad Javeed Aftab, Department of Special Education, University of Education, फैसलाबाद कैंपस से। I am here instructor for the course of Teaching Physical Education to Special Needs, and this is our fourth lectures of the online lecture series for the course of Teaching Physical Education to Special Children. And today our main title, Adapting Games, Sports and Physical Activities, कि हम जितनी भी गेम्स हैं और स्पोर्ट्स हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो अब स्पेशल बच्चों के लिए कैसे उसको हम अमेंड कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और किस तरह से डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के लिए उसको हम पॉसिबल बना सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, अडेप्टिंग एंड मॉडिफाइंग support is to minimize or eliminate disadvantage caused by the environment in which a sports is played। जी, हमने जितने भी गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको अडेप्ट और मॉडिफाई इसलिए करना है कि हम वो डिसएडवांटेज जो किसी भी डिसेबिलिटी वाले बच्चों को फेस करना पड़ सकता है उसको हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। हो सकता है कि एक गेम जो है वो विजुअल के लिए तो बहुत अच्छी है, बट इन केस अगर हमारे पास विजुअली इम्पेयर्ड आ जाएं या फिर हमारे पास हेयरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे हैं, विजुअल इम्पेयर्ड वाले बच्चे हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो उनके लिए वो गेम्स नो डाउट उस तरह से मुमकिन नहीं होंगी। अगर हम वही गेम सेम टिपिकल चिल्ड्रन के लिए और वही विद डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए जो है उसको प्ले करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली मुमकिन ये होगा कि जितने भी टिपिकल चिल्ड्रन हैं, जो आप जिनको नॉर्मल चिल्ड्रन कह सकते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट कह सकते हैं, वो तो वो गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, बहुत अच्छा प्ले करेंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए जो वे डिसेबिलिटी होंगे, श्योरली दे हैव टू फेस अ डिसएडवांटेज, वो उस तरह से उसको प्ले नहीं कर सकेंगे। ऑटोमेटिकली उनके लिए डिसएडवांटेज होगा, वो डीमोटिवेट होंगे और वो उस गेम को उस तरह से प्ले नहीं कर सकते। तो मॉडिफाइंग स्पोर्ट्स आर आल्सो इनेबल न्यू रूल्स एंड इक्विपमेंट टू बी इंट्रोड्यूस्ड। अब अगर हमने गेम्स को मॉडिफाई करना है, अडेप्ट करना है, उसको उसके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन करनी है, उसके चेंजेस करनी है उसके अंदर, कि वो डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए विद द डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के लिए हमने उसको अडेप्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए हमें कुछ रूल्स को भी अमेंड करना होगा, रूल्स के अंदर भी हमें अडेप्टेशन करनी होगी और हमें उसी तरह से उसके लिए नया जो इंस्ट्रूमेंट है उस गेम्स को प्ले करने के लिए, जैसे क्रिकेट के अंदर हम जो है वो डिफरेंट चीज़ें करते हैं और उसके जो है वो हम बॉल के साथ एक जो है वो हम साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक चीज़ लगा देते हैं, बेल लगा देते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास अगर हम किसी भी डिसेबिलिटी के लिए चेंज करना चाहते हैं उसे, आपके पास फिज़िकल हैंडीकैप है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, या फिर जैसे हमने प्रीवियसली आपने लेक्चर नंबर 13 के अंदर देखा था कि हमारे पास कुछ ऐसी गेम्स भी हैं जो कि स्पेसिफिकली फॉर द चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए हैं। हमें अगर उसको गेम्स को अमेंड करना है तो हमें उनके रूल्स को भी उसके कंपैटिबल बनाना होगा और देन हमें वो सामान इंट्रोड्यूस करना होगा जो अडेप्टेड गेम्स के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो जेनेरिकली आप जो इक्विपमेंट, टूल्स और चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होंगे वो हो सकता है कि उन मॉडिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल ना हो सकें। और जितनी भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे उसको कंटिन्यूसली जो है वो रिव्यू किया जाना चाहिए।
कंटिन्यूसली रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डिसेबिलिटीज़ जितनी भी हैं उसके अंदर कैटेगराइजेशन है। अगर हमारे पास एक सिंगल डिसेबिलिटी है, लेट्स से अगर हम विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है। या फिर अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ट्रेनेबल और अनट्रेनेबल की बात आती है, एजुकेबल और नॉन एजुकेबल की बात आती है, ट्रेनेबल की बात आती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कंटिन्यूसली जो भी हमने मॉडिफिकेशंस की हैं और जो भी हमने चेंजेस किए हैं, जो हमने अडेप्टेशन की है, मॉडिफिकेशन की है गेम्स के अंदर, उससे कंटिन्यूसली हमें उसको देखना पड़ेगा कि क्या जो हमने चेंजेस की हैं, मॉडिफिकेशंस की हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट हैं, या फिर उसकी अप्रोप्रिएट अगर है, जब पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो हमें उसको चेंज करना होगा, ताकि वो जो भी डिसेबिलिटी है, जिस भी डिसेबिलिटी के साथ बच्चे उस गेम को कर रहे हैं, हमें साथ साथ उसके अंदर मॉडिफिकेशंस को रिव्यू करते रहना होगा। और ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा हमने मॉडिफिकेशन कर दिया तो दैट्स फॉर ऑल, ऐसा नहीं है, एंड फॉर एवर ऐसा नहीं है। हमें उसको वक्तन फ़वक्तन जो है वो कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहना होगा कि जो हमने मॉडिफिकेशंस की हैं उस मॉडिफिकेशन के साथ कितने बच्चे जो है वो एडजस्ट हो गए हैं। अगर मज़ीद उसके अंदर अप्रोप्रिएटनेस की ज़रूरत है और उसको सूटेबल बनाने के लिए ज़रूरत है तो हम यकीनन उसको सूटेबल बनाएंगे। अब हमारे पास है कि मॉडिफिकेशन जो हम कर रहे हैं उसके अंदर चीज़ें कौन कौन सी आ रही हैं, किन किन चीज़ों को हमने जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। एक हमने रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इक्विपमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके प्ले करने की चीज़ों को कर सकते हैं। किन किन चीज़ों को जो है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ऑल्टरनेट वेज हम उसके लिए डिसाइड कर सकते हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। नंबर 1, पहला जो हमारे पास है कि रिड्यूसिंग द साइज ऑफ कोर्ट आर प्लेइंग इन एन एरिया the where boundary has been redrawn with chalk to reduce the area of play। बैडमिंटन है या टेबल टेनिस है, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं जिनके लिए जहाँ कहीं भी हमने एरिया फिक्स करना है किसी भी गेम के लिए, तो हमारा काम क्या होगा कि हम उस कोर्ट के एरिया को रिड्यूस कर लेंगे, प्लेइंग एरिया को हम रिड्यूस कर लेंगे, ताकि जैसे अगर हमारे पास फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चे हैं, व्हील चेयर के ऊपर अगर वो खेलना चाह रहे हैं, तो हमें अगर बहुत बड़ा एरिया होगा तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और वो मीट नहीं कर पाएंगे और वो जल्दी थक भी सकते हैं और उनको वो लॉन्ग टर्म ज़्यादा टाइम के लिए खेल भी नहीं सकते और वो एंजॉय भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए अगर प्लेइंग एरिया हमारे पास छोटा होगा, उनके एक्सेस में होगा और चीज़ों को कंट्रोल करना आसान होगा, तो सबसे पहला रूल हमारे पास ये है, पहला प्रिंसिपल मॉडिफिकेशन का ये है कि हम कोर्ट एरिया को जो है वो रिड्यूस कर देंगे। दूसरी बात हमारे पास ये है कि प्लेइंग इन अ क्लोज्ड ऑफ एरिया दैट इज सराउंडेड बाय वॉल और फेंस आल्सो हेल्प चिल्ड्रन विद सर्टन डिसेबिलिटीज लाइक विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ऑटिज्म टू प्ले सेफली एंड कंफर्टेबली। अच्छा, अब ये हमारे पास इस बात का ख्याल रखना होगा, सबसे पहली बात हो कि अप्रोप्रिएटनेस का हमने जो है वो ख्याल रखना है। कोई भी डिसेबिलिटी है उसके लिए कौन सी गेम है, बट गेम जो भी हो उसको अप्रोप्रिएट बनाना है, उसके डिसेबिलिटी के साथ कंपैटिबल बनाना है कि उस डिसेबिलिटी के साथ वो बच्चे खेल भी सकते हैं या नहीं सकते हैं। जहाँ पर जैसे हमने ऊपर बात की कि एक तो हम एरिया को क्लोज कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, कम कर देंगे एरिया, ताकि उनकी पहुँच में रहे, कंट्रोल में रहे और वो ईजीली चीज़ों के साथ एक्सेस में रहें। और दूसरी बात है कि जो भी एरिया हम होगा उसको फेंस के ज़रिए, जब वॉल के ज़रिए हम सराउंडेड कर देंगे, हम दीवार बना देंगे और जो उसकी रूफ है उसको फेंस के ज़रिए उसको क्लोज कर देंगे, ताकि एक तो यह है कि सेफ़ होना चाहिए उन बच्चों के लिए, कोई भी इशू उनके लिए नहीं बनना चाहिए। और दूसरा यह कि अगर जैसे बॉल वगैरह है वो आउट ऑफ द वॉल जो है वो नहीं जाएगी, उसके लिए उन्हें जो है वो मतलब कि एक एफ़र्ट तो वो उन्हें करनी चाहिए और वो एफ़र्ट करने के लिए ही गेम कर रहे होंगे, बट एक जो एक्स्ट्रा एफ़र्ट है जो उनके लिए बर्डन बन जाए, बॉल बहुत दूर चले जाए और बार बार उनको, और वो जो आउट ऑफ द वॉल एरिया है वो उनके लिए एक्सेसिबल ना हो, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम क्या करेंगे, हम फेंस के ज़रिए, जब वॉल के ज़रिए उन बच्चों का एरिया जहाँ पर वो गेम कर रहे हैं उसको हम
एक वॉल के जरिए या फेंस के जरिए क्लोज कर देंगे, ताकि उनकी चीज़ें उनके अंदर ही रहें और उन्हें पता हो कि हमारा जो प्ले एरिया है वो कौन सा है। या फिर जो विजुअल इम्पेयरमेंट के बच्चे, विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे होंगे, उनको जो पता होगा कि हमारी बाउंड्री कहाँ तक है और उनके लिए आइडेंटिफाई करना जो है वो आसान होगा। और नंबर 3 पर हमारे पास है प्रैक्टिसिंग गेम्स इंडोर इन अ मॉडिफाइड फॉर्म एंड देन टेकिंग इट आउटडोर। और एक बात यह है कि जितनी भी वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर, उन्होंने पहले सीखना है, प्रैक्टिस करना है, उस सारे टाइम में उनको जितनी भी प्रैक्टिस है वो एक मॉडिफाइड तरीके में वो जो करना चाह रहे हैं उसको इनसाइड द डोर जो है वो किया जाए। लेकिन बाद में उसको गेम, अगर अब उन्होंने गेम करनी है तो देन उसको जो है वो आउटसाइड लेके जाया जा सकता है। आउटडोर गेम जो है वो, यानी उस गेम को आउटडोर में खेलने के लिए जो है वो उनको अलाउ किया जा सकता है। पहले हम उन्हें जो प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, जैसे ऊपर हमने कहा है कि फेंस एरिया के अंदर, सराउंडेड एरिया के अंदर, क्लोज एरिया के अंदर चाहे वहाँ हम उन्हें प्रैक्टिस करवाएंगे और बाद में उन्हें आप आउटडोर में खिला सकते हैं। और अगली नेक्स्ट हमारे पास जो 4th वन हमारे पास प्रिंसिपल है कि लोअरिंग हाइट्स ऑफ बास्केटबॉल हूप्स, बैडमिंटन नेट एंड वॉलीबॉल नेट्स। जी, जहाँ पर हमने कि हाइट्स को, जहाँ कहीं भी हाइट मेंशन होगी हम उस हाइट को लोअर कर देंगे। हाइट को लोअर करने में, इसमें दोबारा से एग्जांपल दूंगा कि अगर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं तो उनके लिए, अगर और वो व्हील चेयर पर हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हाइट पे चीज़ों को करना मुमकिन नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम हाइट को कम कर देंगे, जिसमें बास्केटबॉल हूप्स हैं, बैडमिंटन नेट है और वॉलीबॉल नेट है, उनकी हाइट को हम कम कर देंगे ताकि जो उनका मैक्सिमम रेंज है वो उसके अंदर आ सकें। उनकी रेंज से अगर बाहर होगा तो शायद वो खेल नहीं पाएंगे, इसलिए हम वो हाइट रखेंगे जो उन बच्चों की व्हील चेयर्स के साथ और बाकी उनकी डिसेबिलिटीज़ के साथ मैच करते हुए उनके लिए एक्सेसिबल हो। ऐसी हाइट होनी चाहिए उनके लिए मुमकिन हो, जो उनकी अप्रोच से बाहर होगी उसमें उनको वो खेल नहीं सकेंगे और उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो हम एक मुमकिन हाइट तक जो है वो उन चीज़ों को कर लेंगे, लोअर करेंगे हाइट को और उनके डिसेबिलिटी के कंपेटेबल बनाएंगे। और 5वां हमारे पास जहाँ पर प्रिंसिपल है कि यूजिंग बॉल्स दैट मे बी ईजियर टू कंट्रोल। और बॉल के हम वो टाइप इस्तेमाल करेंगे जिसको कंट्रोल करना उनके लिए आसान हो। बॉल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो है वो डिफरेंट तरह की बॉल्स आजकल मौजूद हैं। तो उनमें देखना चाहिए कि हम ऐसी बॉल्स की इस्तेमाल करेंगे जो उनके लिए कंट्रोल करना और उनकी ग्रिप में आना और उनके लिए आसान हो। तो ताकि ऐसा ना हो कि, मतलब कि यूँ कह लें कि अगर ऐसी हम बॉल लेते हैं जो कि स्लिपरी है और वो बार बार उनके हाथों से स्लिप हो रही है तो उनके लिए इशू बनेगा। जब उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जब बहुत छोटा है, मतलब कि दोनों, हम उनके लिए जो मॉडिफिकेटेड और अडेप्टेड इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करेंगे ताकि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी के साथ वो जो उसको, आसानी से मेरा कहने से ये मुराद ये है कि उनके जो कंपेटेबल है वो मुमकिन हो, वो काम उनके लिए हमने अरेंज करना है। और 6 पर हमारे पास यूजिंग बॉल्स विद बेल्स इनसाइड आर वेरी ब्राइट सो दैट इट कैन बी ईजियर टू ट्रैक। हमारे पास ब्लाइंड के लिए तो आपने देखा होगा कि टीवी में जब भी आप ब्लाइंड का क्रिकेट मैच देखना तो जो बॉल होती है उसके अंदर एक, उसके साथ बेल लगी होती है जो उनके लिए आइडेंटिफाई करती है कि बॉल किधर जा रही है, ट्रैक उनको करना आसान होता है। और ब्राइट इसलिए कि अगर हमारे पास विजुअली इम्पेयर्ड हैं, रेजिडुअल विजन के साथ बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए उसको ट्रैक करना आसान होगा। वो देख सकेंगे कि हमारे पास जो बॉल है वो कहाँ जा रही है और उनके लिए आसानी होगी, उनके लिए डायरेक्शन होगी और उनको ट्रैक करना चाहे वो बॉल को आसान होगा। ये थे हमारे पास के मॉडिफिकेशन में हम किन किन चीज़ों के अंदर जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, कौन सी पॉसिबिलिटी हैं और किन चीज़ों के अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो मुमकिन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि मॉडिफाइंग रूल्स के अंदर अगर हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, रूल्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके अंदर रूल्स हमारे पास कैसे मॉडिफाई हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं किसी भी टीम के अंदर, तो हम नंबर ऑफ मेंबर्स को कम कर सकते हैं और ताकि जो अमाउंट ऑफ वर्क आ रहा है, अमाउंट ऑफ एक्टिविटी आ रही है किसी भी एक
एक एक हिस्से में, एक प्लेयर के हिस्से में जितनी एक्टिविटी आ रही है, उस एक्टिविटी को जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और चूंकि उनकी एक कैपेसिटी, नो डाउट कि जितने भी हमारे पास बच्चे हैं उनके लिए एक कैपेसिटी का इशू होता है स्पेशल बच्चों के लिए, तो हम उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मेंबर्स को कम कर देंगे और उसमें जो अमाउंट ऑफ एक्टिविटी है वो भी हर प्लेयर के लिए ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल हो जाएगी। और सेकेंडली हमारे पास ये है having a small team by reducing the amount of players to allow greater freedom of movement। अच्छा, इससे नंबर ऑफ मेंबर से कम करने से ये होगा कि उनको ज़्यादा आज़ादी के साथ घूमने फिरने और उसके अंदर काम करने का जो है वो मौका मिलेगा, ताकि वो आसानी से खेल सकेंगे। और यूं भी हम कह सकते हैं कि चूंकि वो थोड़ा सा एक स्लो प्रोसेस के साथ चीज़ों को जो है वो कर रहे होंगे, तो हमें उसमें भी उनको जो है वो आसानी होगी और उनकी मूवमेंट बेहतर होगी और ज़्यादा वो फ्रीक्वेंटली जो है वो चीज़ों को कर सकेंगे। और थर्ड पर जो हमारे पास है कि सब्स्टिट्यूटिंग प्लेयर्स मल्टीपल टाइम्स। अब इन बच्चों के मसल्स का इशू हो सकता है, मसल डिस्ट्रॉफी के साथ हो सकते हैं, जा को और बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स बच्चों को हो सकती हैं, विजन की हो सकती हैं, ब्लाइंड की हो सकती हैं। उसके लिए हमने क्या करना है कि हम हमारे जो प्लेयर्स हैं, हम सब्स्टिट्यूशन जो है वो उसको बहुत ज़्यादा हमारे पास, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू द टिपिकल और नॉर्मल चिल्ड्रन के जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। कि अगर नॉर्मल रूटीन में हमारे पास लेट्स से 2 सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो इसके अंदर जब वो हमारे पास 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये कोई फिक्स नहीं है कि मैंने कह दिया कि अब ऐसे अगर नॉर्मली 2 होते हैं तो यहाँ पर 5 होने चाहिए। इट्स डिपेंड्स कि आपके पास बच्चे किस तरह के हैं और डिसेबिलिटी किस तरह की है, और देखा जाएगा कि बच्चे जो प्ले कर रहे हैं गेम्स उनको कितनी सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, वो कितनी देर बाद उनको चेंज किया जाना चाहिए। या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई थक जाता है, किसी का चोट लग जाती है। रूटीन में भी हम इसीलिए ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन जहाँ पर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और बच्चे, जैसे मैंने मसल्स की बात किया, तो वो बच्चे ज़्यादा जल्दी थक भी जाते हैं, तो उनकी टायर्डनेस का भी इशू हो सकता है। या कुछ और सिमिलरली बहुत सारे जो हैं वो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनके लिए हमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन जो है वो दरकार होगी। अब मैंने ये आपको बताया है कि सब्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं है। आप हालात को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए और डिसेबिलिटी की सेवेरिटी को देखते हुए और उन बच्चों की एबिलिटी और कैपेबिलिटी को देखते हुए आप नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। और 4 पर हमारे पास है अलाउइंग सब्स्टिट्यूट रनर इन स्पोर्ट्स सच एज अ क्रिकेट और शॉर्टनिंग the distance the hitter need to run to be safe। और दूसरा ये है कि जितने भी सब्स्टिट्यूट्स हैं, जो डिस्टेंस हमारे पास है उसको शॉर्ट कर दिया जाए, तो ताकि उसके लिए भी ये है कि उनके लिए सेफ रहे। और क्रिकेट में भी जैसे बहुत ज़्यादा हमारी बाउंड्री, बहुत ज़्यादा रूटीन में जो हमारी बाउंड्री है उसको शॉर्टर किया जाए, और जो हमारे पास रनिंग लेट से अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास डिस्टेंस को शॉर्ट किया जाना चाहिए। उससे भी उनके लिए वो सेफ हो जाएगा और उनकी स्ट्रेंथ और अडेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनको हम जो वो कर सकेंगे। नंबर 5 हमारे पास जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूल है उसके अंदर यह कि मेकिंग स्कोरिंग पॉइंट सिंपल एंड वेरी विजुअल टू बी अंडरस्टूड बाय ऑल। जो आपके पास स्कोरिंग का तरीक़ेकार है उसको आपने बहुत सिंपल रखना है और आप इस तरह से उसे डिस्प्ले भी करें ताकि वो सब के लिए जो है वो नज़र आए और वो इजीली उसे अंडरस्टैंड भी कर सकें, ताकि उनके अंदर कन्फ्यूजन और जो सस्पेंशन है, यानी सस्पेक्ट समटाइम बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनको ऐसा होना चाहिए ताकि उनके लिए एक तो सिंपल रहे वो, और दूसरा उनको नज़र आते रहें। अगर मतलब कि विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है तो उनको नज़र आते रहें, अदरवाइज़ कोई अल्टरनेट जो है वो उसका किया जाना चाहिए ताकि उनको वो अगर आप सुनाई दिया जाना चाहिए और प्रॉपर साउंड हो उसकी, ताकि उन्हें पता चलता रहे कि इस वक्त स्कोर क्या हो चुका है। और वो अंडरस्टैंडेबल वे में होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल वे में ये भी है कि हमारे पास वो प्रॉपर डिस्प्ले की जगह प्रॉपर होनी चाहिए,
और उसकी ब्राइटनेस उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर साउंड होनी चाहिए, और फिर दोनों टीम्स का कंपैरेटिव जो है वो वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, और वो टाइमली उसकी चेंजिंग और बाकी ऑटोमेशन जो है वो मौजूद होनी चाहिए, ताकि वो इन टाइम चेंज हो जाए, और इस तरह से वो इस ऐसे सेटल उसको किया जाए ताकि वो इजीली सबके लिए अंडरस्टैंड भी हो, और उनको कन्फ्यूजन से बचे रहें और सस्पेक्ट ना हो, ताकि उनकी जो मोटिवेशन है गेम के लिए वो बरकरार रहे। नंबर 6 है मॉडिफाई रूल ऑफ पासिंग और थ्रोइंग अ बॉल, बाउंसिंग, रोलिंग और अंडर आर्म टॉस इंस्टेड ऑफ ओवर आर्म थ्रो। जी डिफरेंट रूल्स हैं जिसके पासिंग और थ्रोइंग द गेम्स है, बॉल बाउंसिंग है, रोलिंग है, अंडर आर्म है। जैसे अंडर आर्म को हमने कहा कि टॉस को, ओवर आर्म जो है वो उसका डिफरेंट जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं डिफरेंट गेम्स। अब चूंकि जो मॉडिफिकेशन है और जो रूल्स के अंदर एडिटिंग है, मॉडिफिकेशन है, अडेप्टेशन है, ये गेम टू गेम के अंदर वेरी करती हैं। तो जहाँ पर डिफरेंट रूल्स हैं, जैसे थ्रोइंग की बात की गई है, बॉल बाउंसिंग की बात की गई है, रोलिंग की बात की गई है। अब क्रिकेट में थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट होगा, हॉकी में डिफरेंट होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई दूसरी गेम फुटबॉल के अंदर ज़रा डिफरेंट होगा। तो ये डिपेंड करता है, टेनिस में डिफरेंट होगा, वॉलीबॉल में डिफरेंट होगा। हर एक गेम्स के जो रूल्स हैं उनमें ये गेम्स टू गेम थोड़ा सा वेरी करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली देखना हमने ये है कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ एक रूल बन सकता है उसको हमने बनाना है। लेकिन उसमें ऐसा जो किसी भी एक ख़ास डिसेबिलिटी के लिए कोई एक चीज़ जो है वो पॉसिबिलिटी के अंदर नहीं आ रही, उसको हमें यकीनन और एट ऑल हमें जो है वो उसको मॉडिफाई करना होगा, चेंज करना होगा, ताकि वो बच्चों की एक्सेसिबिलिटी उसके अंदर पॉसिबल हो, उनके अंदर उनके लिए उसको प्ले करना उस एक्टिविटी को पॉसिबल हो। नंबर 7 पर हमारे पास है कि टीचिंग रूल्स विजुअली एंड हैविंग द विजुअल रूल्स नियर बाय फॉर रेफरेंस फॉर द चिल्ड्रन। कि जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स बच्चों को जो है वो नज़र आने चाहिए, और हैविंग द विजुअल रूल्स नियर बाय फॉर द रेफरेंस, यानी इसमें उनके डिस्प्ले होने चाहिए रूल्स जहाँ कहीं भी हैं, ताकि बच्चे उनको देख सकें कि वो क्या है और उनको अंडरस्टैंड कर सकें। रूल्स कैन बी मॉडिफाइड बाय सिंप्लीफाइंग देम, और रूल्स को जब हमने चेंज करना है, बेहतर करना है, मॉडिफाई करना है, तो साथ ही साथ वो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल भी होने चाहिए, ताकि उन बच्चों की वो अंडरस्टैंडिंग उनके साथ हो। चूँकि अंडरस्टैंडिंग उनकी होगी तो देन वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे और उन रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर वो उनको समझ ही नहीं आएंगे तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो गेम्स को एज़ पर रूल जो है वो प्ले कर सके। एक्टिविटी एज़ पर रूल होगी तो फिर ही फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ तो कुछ भी डिसाइडेड नहीं होगा, और आफ्टर ऑल उस गेम्स के एंड पे भी हम कोई डिसीजन नहीं कर पाएंगे अगर सारे के सारे लोग जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जब मॉडिफाई करेंगे तो उसको साथ हम सिंपल भी बनाएंगे ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें, और वो रूल्स के अकॉर्डिंगली फिर एक्टिविटी को प्ले कर सकें और उसको एक्ट अपॉन कर सकें, प्रोसीड कर सकें। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि हमारी ये जो गेम्स हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, हमारी डिफरेंट स्किल्स को कैसे जो है वो इम्प्रूव करती हैं। सम स्पोर्ट्स रिक्वायर मल्टीपल स्किल्स लाइक थ्रोइंग, कैचिंग, ड्रिबलिंग और एमिंग एट अ गोल। ड्रिबलिंग का मतलब बेसिकली इसको जो है वो जैसे धक्का लगाना किसी चीज़ को कहते हैं थोड़ा सा, और बार बार पुश करना जो है वो की मीनिंग में आता है। These skills can be enhanced in short session targeting the specific skills area. तो these skills can be made into simple games and with rules and scoring points. बेसिकली चूंकि अडेप्टेशन की बात आ रही है तो हम किस तरह से जितने भी, जैसे इससे पहले वाली स्टाइल में भी मैंने जिक्र किया है कि जो थ्रोइंग है, कैचिंग है, और उसके अंदर हमारे पास जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अंडर आर्म है और ओवर आर्म है, हमें उन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। तो जहाँ पर भी ये है कि अगर हमें थ्रोइंग, कैचिंग, ड्रिबलिंग और इन चीज़ों का हमारे पास इशू है तो हम क्या करेंगे, एक तो उनके जो सेशन है वो शॉर्टर कर देंगे। जैसे कि अगर हमारे पास एक अगर सेशन हाफ एन आवर का है तो उसको हम टाइम को कम कर देंगे, और फिर जो टारगेटिंग मतलब कि स्पेसिफिक स्किल्स एरिया हैं उनके अंदर हम कमी कर देंगे
कि किस तरह से जो है वो हम कौन कौन सी वो चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और किन स्किल्स एरिया के तहत वो आएंगे। ठीक है। और दूसरा जो है कि उसके अंदर जो रूल्स हैं उसको सिंपल बनाना है हमने, और स्कोरिंग को हमने सिंपल करना है कि भाई ये एक्ट करेंगे तो आपका 1 पॉइंट हो जाएगा, ये करेंगे तो आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे, ये करेंगे तो आपके 3 पॉइंट हो जाएंगे। अच्छा, अवॉइड किन किन से करना है आपने। ठीक है। और जो रिस्ट्रिक्शन है जो नॉर्मल केसेस के अंदर जो है वो आती हैं, जो हमारे पास टिपिकल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली आती हैं, उनसे हमें उन टिपिकलिटी से उन ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ को हमने सिंपल करना है और उनकी इस एक्टिविटी को हमने सिंपल बनाना होगा। As skills improve, children can participate more easily in the larger games. और हमारे पास तभी हमारे पास ये जो है वो कह लें कि पार्टिसिपेशन जब उनकी तभी मुमकिन होगी अगर उनकी जो है वो कुछ स्किल्स तभी इम्प्रूव हो सकती हैं अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे और थोड़ा सा आसानी से खेल सकेंगे। अगर आप कम्प्लेक्सिटीज़ में चले जाएंगे और रूल्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उनके लिए बनाएंगे और उनके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे, तो उनकी जो हम बेनिफिट लेना चाहते हैं कि बच्चे डिफरेंट गेम्स के ज़रिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए, डिफरेंट स्पोर्ट्स के ज़रिए उनकी ये स्किल्स इन्हांसमेंट होगी, स्किल्स बढ़ेंगी, तो वो फिर हम उससे वो वाला बेनिफिट और वो वाली चीज़ें हम जो है वो उसको नहीं कर पाएंगे और वो मुमकिन नहीं होगा, वो चीज़ें फिर बेहतर नहीं हो सकेंगी। अब हमारे पास ये है कि जहाँ पर जो योगा और एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें जो है वो क्या करना होगा। तो जहाँ पे है जी रिथमिक म्यूजिक कैन मेक योगा एंड फ्री हैंड एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग एंड फन टू डू। कि जब अगर को बच्चे जो है वो योगा कर रहे हैं या एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि बच्चों को जो है वो आप म्यूज़िक लगा सकते हैं जो कि उनके लिए इंटरेस्टिंग होगी और उनको थोड़ा सा उनकी मोटिवेशन को बरकरार रखेगी और उनके लिए इसमें बिज़ी रखने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें इस्तेमाल होगी। और सेकेंडली जो है वो जब भी बच्चे योगा और एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो उनके विजुअल क्यूज जो हैं वो उनको दिए जाने चाहिए। उस जो वो एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं उस एक्शन को उसकी तस्वीरें जो है वो सामने लगी होनी चाहिए, पिक्चर्स सामने इंसर्टेड होनी चाहिए। अगर आपने एक्सरसाइज की मशीन्स इस तरह से रखी हुई हैं कि दीवार की तरफ आपने उनका उनका जो है वो फेस होना चाहिए बच्चों का और वहाँ पे उनकी डिफरेंट पिक्चर्स होनी चाहिए ताकि उन विजुअल्स को देखकर वो एक्शन वो परफॉर्म कर सकें। या अगर आपने एक दफ़ा उन्हें बता दिया है, बताने के बाद आप दूसरी दफ़ा बार बार आपको बताना होगा, आपने वंस यू हैव ट्रेन्ड देम, तो आप उनके सामने वो पिक्चर्स बता रख देंगे ताकि वो उन चीज़ों को उनको याद रहेगा, उनको रिमाइंड करने में हेल्प मिलेगी, वो देख सकेंगे कि हमने इसके बाद क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो बच्चे जो है वो उसको उन तमाम पिक्चर्स को जो है वो देख कर जो है वो उससे चीज़ों को फॉलो करके जो है वो अपने नेक्स्ट स्टेप पर जा सकेंगे और देन अगेन वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकेंगे। तो स्टेप टू स्टेप जो है वो तस्वीर जो है वो मौजूद होनी चाहिए जो उनको उस एक्टिविटी को प्ले करने में मदद करेंगी। और थर्डली हमारे पास जो है कि यूज़ ऑफ कट आउट माउंट बोर्ड्स ऑन द फ्लोर so that the individual disability will know where to place their head while lying down on the floor before starting the आशनाज। आशना बेसिकली जो है वो एक्सरसाइज का ही नाम है, एक्सरसाइज को ही हम कहते हैं कि अगर उनको कुछ डिसेबिलिटी वाले बच्चों को अगर कुछ उनका प्रॉब्लम जो उनको पता नहीं चलता है कि उन्होंने पहले हेड कहाँ रखना है, पाँव कहाँ रखना है, दूसरी चीज़ें कहाँ रखनी है, तो उसके लिए जो है कि हम जो है वो बोर्ड्स को कट करके उसके अंदर फ्लोर के ऊपर फिक्स कर देंगे ताकि उन्हें पता चले कि वो अपना हाथ कहाँ पे रखने हैं उन्होंने और अपने कैसे उन्होंने टर्न होना है, अपना हेड कहाँ रखना है और बाकी चीज़ें जो है वो किस पोजीशन में रखनी है। वो अगर स्पेसेस फिक्स कर दी जाएंगी तो उनके लिए जो है वो आसान होगा। और इसी तरह से जो है वो आप पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकते हैं, आप जो है वो जो हमारे पास फ्लोर है उसके ऊपर तस्वीरें पेस्ट कर दी जाएंगी जिससे उनको अपने एक्शंस का, चीज़ों का और बाकी चीज़ों का पता चल सकेगा। पैरेलल स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। For some children with disabilities, playing in a team may be too demanding. They may prefer individual sports like swimming, roller skating, or trekking and athletics. Or swimming and athletics, children with disabilities may require skills to be enhanced to participate in such sports. They may need to build up strength and stamina like typical children. For some children with disabilities, it can even lead to participating in Special Olympics. Yes,
जो हमारे पास दो तरह की है कि हमारे पास पैरेलल स्पोर्ट्स हैं या फिर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आप वो टीम में खेलने की बजाय अलग या वो सिंगली अलहदा खेलना जो है वो पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने टीम में नहीं खेलना बल्कि इंडिविजुअल स्पोर्ट को जो है वो प्रेफर करना है, लाइक स्विमिंग है, रोलर स्केटिंग है, ट्रैकिंग है एंड एथलेटिक्स है। और वो अपना स्टैमिना उसी बच्चों की तरह जो है वो इन्हांस करना चाहते हैं जिस तरह से जो है वो बाकी जो टिपिकल चिल्ड्रन है वो अपना जो है वो उसको बढ़ाना चाहते हैं। जी, अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ को। एंड सबसे पहले हमारे पास ये है कि जो फिजिकल एजुकेशन के जितने भी हमारे पास टिपिकल चिल्ड्रन के जो गोल्स होते हैं, जो एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं, वही जो है वो स्पेशल बच्चों के होते हैं। और सेम साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो एक्सरसाइजेज को होता है जो कि नॉन डिसेबल बच्चों के साथ होता है। But be careful though, because some people with disabilities do not respond the same as those without disabilities. For example, heat dissipation and heart rate response may be different for a person with a spinal cord injury. ये मुमकिन हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हों जिनके जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो एक्सरसाइज की तरफ जिस तरह से टिपिकल बच्चों के होते हैं वैसे ना हों, बट कुछ जगहों पर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी उन बच्चों को आप फिजिकल एक्सरसाइज करवाना शुरू करें उससे पहले जो भी फिजिशियन हो या आपका इंस्ट्रक्टर है, किसी भी डिसेबिलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में उनकी फैमिली से पहले उनके साथ मशवरा किया जाए, उनके साथ बात की जाए कि क्या इनको कभी इस तरह का कोई इशू पेश तो नहीं आया। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स हैं तो उनके साथ भी उसको कंसल्ट किया जा सके ताकि किसी किस्म के प्रॉब्लम से बचा जा सके और उसको प्रॉपर जो उसकी रेलेवेंट एक्सरसाइज है और जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मैच करती है उस एक्सरसाइज को उन बच्चों के साथ प्ले किया जाए। And although specific disabilities may affect the intensity, duration and frequency of exercise, individuals with disabilities can benefit from training, including improving their performance, and wheelchair can be adjusted or modified for the improvement and for the better results for the children with disabilities. इसमें ये ख्याल रखा जाना चाहिए कि जिस तरह से हमने पहले बात की है कि मॉडिफिकेशन उसके अंदर की जानी चाहिए और डिसेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली इसको मैनेज किया जाना चाहिए। और एथलीट्स इन व्हील चेयर प्ले बास्केटबॉल एंड टेनिस एंड मैनी अदर स्पोर्ट्स। आपने ये देखा होगा कि हमारे पास अब तो ओलंपिक्स में भी इनका एक हिस्सा आना शुरू हो गया है और ओलंपिक्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये लोग दे रहे हैं। दे कैन डू, बट हो सकता है कि जहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लमेटिक है, जहाँ पे डिसेबिलिटी जो है वो मैच नहीं करती, उसके अकॉर्डिंगली एक्सरसाइजेज को चेंज करके और उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर डिफरेंस लाकर उसको मॉडिफाई करके उसको अडेप्ट करके जो है वो बच्चों के साथ प्ले किया जाए। एग्जाम्पल्स ऑफ आउटडोर गेम्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर फन अपॉर्चुनिटीज योर चाइल्ड में एंजॉय। मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं आपके लिए, आप इनको देख सकते हैं और इन आउटडोर गेम्स को आप बच्चों के साथ जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। जो भी फिजिकल इंस्ट्रक्टर है वो इन चीज़ों को देख सकता है। नंबर 1 पे स्विमिंग कैन बी सो मच फन फॉर एनी चाइल्ड। इट्स अ ग्रेट रिलैक्सिंग एक्टिविटी दैट कैन बी ब्रिंग सम कॉमनेस आउटडोर। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको मेल और फीमेल और बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं क्योंकि इसमें उनका रोल उस तरह से नहीं है और they can enjoy. Every child approximately with any difficulty and any disability can enjoy this game. The second one is the children with special need love to color and then bring it outdoor with chalk. It may get a little messy, so it is a good idea to put your child in some old clothes or lay out or a small towel. Your child can sit on it. एंड सिंपली यह है कि कलरिंग और पेंटिंग की जो एक्टिविटी है जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और इसमें बच्चों की लर्निंग का सामान भी होता है और बच्चे इसको एंजॉय करते हैं क्योंकि डिफरेंट कलर्स हैं, एक्टिविटीज़ है, फिजिकल एक्टिविटी है और बच्चे इसके साथ जो है वो बहुत अच्छे एडजस्ट होते हैं और उसको करना पसंद करते हैं।
Nature walks can provide great sensory. Have child collect rocks, leaves, and flowers that interest them during the walk. Look and listen to the birds. Watch the chipmunks and the squirrels. You can even pull child in a stroller if that makes the walk easier. Just make sure to really talk about the scenery to get the full effect. Yes, ये भी एक बहुत है कि कुछ नेचुरल सीन्स हैं बच्चे के लिए वो बहुत नो डाउट इट इज दैट आर अट्रैक्टिव फॉर एवरी इंडिविजुअल द सिमिलरली फॉर द चाइल्ड विद disabilities. And this fourth one is the bikes create great opportunity to get outside and get some exercise. They can be challenging at first but keeps encouraging child. अब यह है कि बाइक्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है इस पर्पज़ के लिए. अब इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स आ गई हैं और उसको मॉडिफाइएबल भी है और मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है जिसमें बच्चे बाइक्स के ऊपर जब अपना काम कर सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं. बट इसके लिए यकीनन कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत हो सकती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन उसके बाद बच्चा इसको कर लेगा. सैंड बॉक्स is like a large sensory bin. You can make castles, mud pies, road for cars, and there are so many things that you can create. मतलब कि बच्चे उसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं और वो भी एक बच्चों के लिए एक अच्छी एक्टिविटी है. उसके लिए सिंपली है कि बच्चों के जो माइंड में आएगा वो उसको बनाने की और प्ले करने की कोशिश करेंगे. And have a picnic. Your child can help make and pack the food. Spread a blanket out in the backyard and enjoy the sunshine. It can be a fun way to break out of the normal routine and get some fresh air. And lastly, it's a quiet time. You can create a little quiet space outside the shade in the shade. Grab a blanket, pillows, and whatever else to get comfort. Bring and read some books. This can also be done. Different activities हो सकती हैं. It's depend upon the interest of the child with special need, individual with special need, person with special needs. Interest हो सकते हैं. You can I mean every parent or instructor can find out the special interest of the child with special need, and he or she can suggest a suitable and that game which is make a good one for the child with special need and bring a comfort and enjoy and pleasure for those children. That can be a select as per ability, capability, disability, and the type of the disability and the level and severity of the disability. My dear student, this is all for the day. I am very hopeful you have learned a lot from this lecture. In case of any question, you can come up at the Google Classroom. I will be available there. Thank you. Khuda Hafiz.